दोस्तों, नव्या की कहानी के 23वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कहानी अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नव्या वहीं से मुड़ी और चली गई। और और सर, वो शिवा को, सारिका हिचकिचाते हुए बोली, अगर तुम्हें शिवा परेशान करता है तो मैं उसे रोक दूंगा और समझा दूंगा। तुम टेंशन मत लो, मेरा भाई थोड़ा सा झल्ला है लेकिन वो बुरा नहीं है। बल्कि एक बात सच बोलूं सारिका, शिवा। अभिनव अपनी बात पूरी करने ही वाला था, तभी सारिका ने कहा, शिवा बहुत अच्छे इंसान है, मैं जानती हूँ। सारिका की आवाज अभी भी सौंधी हुई थी। तो कहते हुए सारिका रुक गई। तुम उसे पसंद करती हो या नहीं? अभिनव ने कड़क अंदाज में पूछा। क्यों मजाक कर रहे हैं सर? मैंने आपको बताया, वो 3 दिन में मेरी सगाई होने वाली है। मैं शिवा के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। हाँ, मुझे बताया तुमने कि तुम्हारी सगाई है कुछ वक्त में, लेकिन मैंने ये पूछा ही नहीं। मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ कि मेरा भाई तुम्हें पसंद है या नहीं। सारिका कुछ नहीं बोल पाई। सारिका, मुझे तुम्हारा जवाब पता है। तुम भी उसे पसंद करती हो। सुनो, मैं फैमिली के साथ तुम्हारे घर आ सकता हूँ सगाई से पहले और सारी बातें क्लियर कर सकता हूँ। अभिनव ने कहा। नो, नो सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं मैनेज कर लूंगी। सारिका की आवाज में घबराहट थी। इतना डरती क्यों हो सारिका? मैंने कहा तो मैं बात कर लूंगा, और उन्हें प्रॉब्लम क्यों होगी? शिवा एक बिजनेसमैन का बेटा है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, अच्छी फैमिली है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। अभिनव ने कहा। सर, आप मेरी फैमिली को नहीं जानते, सारिका ने कहा। यह सारिका ने कहकर फिर फोन भी रख दिया। अभिनव को बहुत अजीब लगा। खैर, उसने फोन तो रख दिया। मानवी कमरे में खाना रख गई थी और जो ठंडा हो गया था। अभिनव ने घड़ी पर नजर डाली, 12 बज रहे थे। नव्या, नव्या अभी तक रूम में क्यों नहीं आई? ये देखकर अभिनव को थोड़ी सी घबराहट होने लगी। अभिनव ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। सब सुनसान था। कल शादी थी, इस चक्कर में आज गाना बजाना बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया गया और सब अपने कमरे में चले गए थे। ये लड़की कहाँ रह गई? अभिनव धीरे से चौंक कर पास गया और चूल्हा बुझा दिया। राख अभी भी गर्म थी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभिनव मानवी के कमरे में गया, कुंडा खुटखटाया। उसकी माँ आंखें मसलते हुए बाहर निकली। कुछ चाहिए था बेटा आपको? अरे चाची, मैं तो वो बस नव्या को ढूंढ रहा था। सॉरी, मेरी वजह से आपको डिस्टर्ब होना पड़ा। अभिनव ने कहा। अरे कोई बात नहीं, नव्या कमरे में नहीं है कहा? चाची ने कहा। नहीं, बहुत देर से ढूंढ रहा हूं मैं। अभिनव ने पूछा। देखो, छत पर नहीं गई हो? चाची ने कहा। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया कि छत पर होगी। सॉरी चाची, आप सब सो जाइए, कहकर नव्या वहां से दौड़ता हुआ छत की तरफ पहुंच गया। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। दीवार के एक कोने में नव्या घुटनों में सर छिपाए बैठी हुई थी। उसे देखकर अभिनव की घबराहट कुछ कम हुई। अभिनव धीरे से नव्या की तरफ बढ़ा और बोला, ए तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे चलो। नव्या ने अभिनव की बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया, मानो उसकी कोई बात सुनी ही ना हो। नव्या वैसी ही बैठी रही। क्या हुआ, खाना भी नहीं खाया ना? थाली नीचे लगी है, खाना खा लो चलकर। नव्या कुछ भी नहीं बोली। अभिनव ने उसके पास जाकर दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ ऊपर उठा दिया। पूरा चेहरा आंसुओं से सना हुआ था, जैसे जैसे किसी ने उसके सर पर पानी डाल दिया हो। यह सब देखकर अभिनव पागल सा हो गया। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? और हाँ, रो क्यों रही हो? बताती क्यों नहीं? अभिनव ने उसे गुस्से में पूछा। आप उसे पसंद करते हैं ना? नव्या ने धीमी सी सुबकते हुए बोली। किसे? उसी को जिसके लिए ऐसे लिखवाया है हथेली पर। नव्या ने उसका हाथ पकड़कर बोला। अभिनव ने थोड़ी देर अपनी हथेली देखी और मुस्कुरा दिया। हाँ, पसंद तो करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ। तो फिर ब्याह ही भी कर लेते उसी साथ। हमें विदा कराने क्यों आ गई थी? क्या क्या मतलब? मतलब कि ये जानते हैं हम बहुत पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से गवार। आपके दोस्तों से मिलाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं। अकल और तमीज दिए ही नहीं भगवान हमको। फिर आप उस लड़की की शादी क्यों नहीं कर लेती? बताइए हमें। हमें तो शादी करनी ही थी। जहां पिताजी कहते हम तो सर झुकाकर वहीं पर चले जाते। लड़कियों को मना करने का परमिशन भी नहीं होता। होता भी तो मना कभी कर देते। आप जैसा लड़का को कौन मना करेगा? हमें तो लगा भगवान ने हमारी किस्मत बहुत अच्छी कलम से लिखी। लेकिन आप तो मना कर सकते थे ना। विदेश से पढ़कर आए थे, शहर के रहने वाले हैं, खुद कमाते हैं, तो आप तो अपने पिताजी से कह सकते थे कि आपको ब्याह नहीं करना। बोलिए, काहे जबरदस्ती हमें अपने खूंटे से बांध लिए थे? और हम बहुत पहले से पूछना चाहते थे, पर डरते थे। लेकिन आज हम जान भी कर रहेंगे कि बताइए काहे शादी किए थे हमसे। नव्या अभिनव को कंधे पर हिलाए जा रही थी, और अभिनव पत्थर की तरह वो दिन याद कर रहा था जब उसके पिता ने साफ कह दिया था कि तुम्हें बिजनेस का हिस्सा रहना है तो इस लड़के से शादी करनी होगी, चाहे इसे भी एक बिजनेस डील मान लो। ये डील मेरी है तुम्हारे साथ। अभिनव नव्या को क्या बताता? दोनों की शादी एक डील थी जिस पर अभिनव का करियर डिपेंड करता था।
अपने स्वार्थ, अपने लालच के लिए उसने एक मालूम और मासूम सी लड़की की जिंदगी में जहर घोल कर रख दिया था। हाँ अभिनव, तुम चाहते ही तो मना कर सकते हो इस शादी के लिए। इतने क्वालिफाइड थे तुम, और कि खुद पर इतना इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। तुमने क्यों नहीं किया? अपने पिता के अच्छे खासे चल रहे बिजनेस बनाए का हिस्सा बनने का लालच था तुम्हें, इसलिए तो तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया था। फिर इस बात की सजा भी तो उस लड़की को मिली जिसने इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। अपने लालच की सजा तुमने हर कदम कदम पर उस लड़की को अपनी नफरत की आग में जला कर दी। तुमसे बड़ा स्वार्थी भी इस दुनिया में कोई नहीं होगा अभिनव। यू आर द मोस्ट सेल्फिश पर्सन एवर बोर्न इन दिस वर्थ। अभिनव को खुद से इतनी नफरत हो गई थी, वो इसी वक्त अपनी जान लेना चाहता था। वो खुद को कैसे सजा दे, नव्या को तसल्ली मिले। नव्या एक बार उसे एक बार भर वे खुशी खुशी उसके लिए मर सकता है, लेकिन एक बार फिर नव्या का रोना उसकी सहन शक्ति को घटाने लगा था। तुम रोना बंद करो और नीचे चलो, मैं सब बताता हूँ। और तुम रोओगी तो मैं कुछ कर बैठूंगा, बता रहा हूँ। अभिनव ने कहा, मेरे रोने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो बार बार रुलाया है आपने, लेकिन उस लड़की के रोने से आपको तकलीफ होती है। उसके आंसू आप नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, फराटेदार अंग्रेजी बोलती है, शहर वाली लड़कियों की तरह जींस टॉप पहनती है, इसलिए ना ऐसे ही लड़की तो चाहिए थी ना आपको। अभिनव समझ गया कि नव्या ने फोन पर कुछ आधी अधूरी बात सुन ली और गलत समझ बैठी है। बोलिए, वो तो आपके ऑफिस में काम करती है, बिल्कुल आपके जैसी है ना, बहुत सुंदर, बहुत समझदार। उसी सारिका के लिए हाथ पर एस भी लिखाए थे। बोलिए, काहे नहीं बोलते? अभिनव तड़प उठा और दौड़ते हुए नीचा चला आया। अपने कमरे में शेविंग किट से ब्लेड निकालकर उसने अपनी हथेली पर गहराई से बड़ा सा सिमी लिख दिया था, जिसने खून भी रिस रहा था। अभिनव दर्द से छटपटा रहा था, लेकिन वो अपने प्रायश्चित के लिए कुछ भी करना चाहता था। वो अपनी हथेली के पीछे किए हुए वापस दौड़ता हुआ छत पर आया। सुनो, ए मेरी नव्या, मेरे फोन पर हो रही बात का एक छोटा सा हिस्सा सुनकर तुमने ये समझ लिया कि मेरा उस लड़के से कोई रिश्ता है? हाँ, रिश्ता तो है, पर अभी नाम नहीं मिला है। नव्या आंखों में आंसू भरे उसी की तरफ गुस्से में देखते हुए बोली। अभिनव जैसे उसका हाथ पकड़ने को होता वो झिटक देती। पूरी बात तो सुन लो। अगर इस रिश्ते को कोई नाम मिला तो वो लड़की सारिका तुम्हारी देवरानी बनेगी। नव्या चौंक कर उसी की तरफ देखने लगी। इस जवाब को उसी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या क्या सच में? शिवा शिवा वो क्या वो? हाँ, वो शिवा और एक दूसरे को पसंद करते हैं। सारिका की फैमिली ने उसकी शादी तय कर दी, तुम्हारी तरह उसकी मर्जी बिना तय किए, और तुम्हारी ही तरह बिना अपनी मर्जी बताए वो चुपचाप शादी करने जा रही है। उसकी माँ बचपन से मर गई थी। उसके पिताजी सारिका के भाई को डिसीजन को ही मानते हैं, और यह शादी उसका भाई कर रहा है। वो चाहकर भी मना नहीं कर पा रही है। बस इसी उलझन में रो पड़ी थी और मैं उसे समझा रहा था बस। आसमान में बादल गरज रहे थे, मानो नव्या को नाराज होने के लिए अभिनव डांट रहे थे, और बिजली चमक रही थी। नव्या डर डर के कांप जा रही थी। अभिनव उसके करीब जाकर अपनी हथेली उसके सामने कर दिया। ये देखो, नाम जिसका लिखा है मेरी हथेली पर, उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस लड़की से प्यार करता हूँ, पागलों की तरह। मैं सिर्फ इस लड़की के लिए यहाँ आया हूँ। ये लड़की थोड़ी सी पागल है, लेकिन मुझे उसके पागलपन से प्यार हो गया है। इसके बिना मैं नहीं रह सकता अब। ये जैसी भी है मुझे वैसी ही चाहिए। मुझे इसे जरा भी नहीं बदलना। इसमें मेरी जान बसने लगी है। ये रोती है तो मेरी वजह से, तो मेरा दिल करता है कि अपनी जान दे दूं। सच कह रहा हूँ, अपनी मोहब्बत को कबूल कर रहा हूँ। ये मेरी पूरी दुनिया के सामने भी कह सकता हूँ। मुझे तुम पर शर्म नहीं आती नव्या, मुझे तुम्हारे प्यार पर फक्र है। मेरी किस्मत सच में अच्छी है जो भगवान ने मुझे तुम्हारे हाथों में सौंप दिया, ताकि तुम मेरी हर बुराई को अच्छाई में बदल दो। नव्या, आई लव यू। आई लव यू सो मच, फॉर एवर एंड एवर। ये सुनते ही नव्या पागलों की तरह उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अभिनव ने भी उसने अपनी बाहों में समेट लिया और कभी न छोड़ने के लिए आसमान बरसने लगा था। उसकी दो तरफा मोहब्बत की भीगी भीगी शुरुआत हो चुकी थी। दोनों बारिश में तरबतर थे। अभिनव के हथेली से खून टपक रहा था। ये सब काहे की? पागल हो गए हो क्या? ऐसे कोई चोट पहुंचाता है खुद को? पूरा हाथ से खून बह रहा है, इसलिए नीचे चलिए, जल्दी से हम पट्टी बांध देंगे। मेहंदी से लिखा नाम 4 दिन में छूट जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा, और ये नाम ऐसे ही लिखा रहेगा हमेशा मेरे मरने। इतना बोलते ही नव्या झट से अपनी पकड़ मजबूत कर देती है और अभिनव के मुंह पर हाथ रखकर रो पड़ती है। नव्या, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो। ये कहते हुए अभिनव ने उसका हाथ अपने मुंह से हटा लिया। हाँ, करते हैं ना, बहुत 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 प्यार करते हैं आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपसे। अभिनव ने दोनों हथेलियों में उसका चेहरा भर लिया था और अपने चेहरा उसके ऊपर झुका दिया
उसके हाथ में लगे खून से नव्या के गाल लाल हो गए थे। अभिनव के होठ नव्या को छूना चाहते थे। नव्या उतनी भी बेचैन थी मोहब्बत के इस पहले रूहानी एहसास को पाने के लिए। उसने कसकर अभिनव की शर्ट को मुट्ठी में भींच रखा था। उसने आंखें मूंद कर अभिनव को इजाजत दे दी थी। अभिनव की नव्या के नशे में डूबी हुई आंखें अब पूरी तरह खुल भी नहीं पा रही थी और दोनों के होंठ कांप रहे थे। बारिश मध्यम हो गई थी, लेकिन अब भी दोनों भीगे हुए थे। दोनों के जिस्म में आग लगी हुई थी। नव्या के हाथ अभिनव के सीने पर थे, जो रेलगाड़ी की स्पीड के जैसे चल रही थी। अभिनव नव्या की धड़कनों को महसूस कर रहा था और अभिनव ने अपने होठ आगे बढ़ाकर नव्या के होठों पर रख ही दिए। अभिनव के होठों की छुअन को महसूस करते ही नव्या ने अपनी एड़ियां उचकाकर उसके होठों को कस लिया और अभिनव की पीठ पर अपनी बाहें लपेट ली। आज पहली बार दोनों ने एहसास महसूस किया था। अभिनव नव्या को मैं जा रहा था और नव्या अभिनव के ऊपर प्यार और एहसास डुबाती जा रही थी। आखिर ऐसा हो भी क्यों न हो, अभिनव ने अपने प्यार का इजहार जो किया था, यह एहसास दोनों को ही सुकून दे रहा था। कब उनकी एक सिंपल किस पैशनेट किस में बदल गई, उन्होंने खुद भी नहीं पता चला। दोनों एक दूसरे में खो जाने की हद तक डूब गए थे। मेहंदी की यह रात दोनों के पहले यादगार बन गई थी। क्या नव्या अभिनव को समझ पाएगी? क्या दोनों एक हो पाएंगे? शिवा और सारिका की शादी हो पाएगी? क्या अभिनव सारिका के घर वालों को मना पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, नव्या की कहानी के 24वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पूरी रात दोनों छत पर भीगते रहे। वो दोनों अपनी ही दुनिया में गुम हो गए थे। दोनों में से कोई भी नीचे नहीं आना चाहता था। वो दोनों अपनी दुनिया में बहुत ही ज्यादा खुश भी हो गए थे। नव्या अभिनव को बार बार जिद कर रही थी कि हाथ के घाव पर ऊपर पट्टी करवा ले, लेकिन अभिनव को कहाँ किसी घाव का होश था। रात भर के भीगी बैठी नव्या को जोर जोर से छींके आना शुरू हो गई थी। नव्या ने 5वीं बार जोर से छींका। हे भगवान, इस लड़की की बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना कमजोर है। जरा सी बारिश हुई इसे जुकाम हो गया। एक दिन खाना न खाए तो बेहोश हो जाती है। झाड़ू की सींक जैसी तो बनी हुई है। अभिनव ने मजाक बनाते हुए नव्या से कहा, आपने हमें झाड़ू की सींक बोला? नव्या ने कहा, हाँ तुम हो। तुम्हारे जैसी चार को रस्से में बांध दिया तो पूरा आंगन साफ हो जाए। आप बहुत बुरे हैं। खुद को देखा है, अगर किवाड़ों में फंस गए तो किसी न किसी दिन कोई खींचकर भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। ये छोटे छोटे किवाड़ उखाड़ भी सकता हूं मैं। मेरे लिए खिलौने जैसे हैं। बड़े आए। ये कहकर नव्या हंसते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी। अभिनव ने दौड़कर उसे गोद में उठा लिया। आंगन में कोई नहीं था। अभिनव ने सीढ़ियों से धीरे से आंगन में झांका और नव्या को गोद में लिए दौड़ते हुए कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। नव्या मुंह पर हाथ रख के हंस रही थी। सुबह के 3 बज रहे थे। दोनों भीगे भीगे कमरे में आ गए। कमरे में अभी भी दोनों की हंसी गूंज रही थी। नव्या ने जल्दी जल्दी भंडार खोला और पीछे रखा हुआ रुई और पट्टी लाई और अभिनव के हाथ पर अच्छे से बांध दिया। ये जो आज किया है दोबारा मत करना, वरना हमारा मुंह देखेंगे मरा हुआ। ये कहते हुए नव्या की आंखें जम सी गई थी। अरे ये कौन सा तरीका है यार? अभी अभी हमारी जिंदगी शुरू हुई और अभी से मैं बात नहीं करूंगा तुमसे, जाओ। नव्या ने खिलखिलाते हुए अभिनव के होठों को चूम लिया और उसके पेट में गुदगुदी करने लगी। अच्छा, नहीं करेंगे बात हमसे? बोलिए, बताइए, बात करेंगे या नहीं? अभिनव को बहुत तेज गुदगुदी हो रही थी। वो हंसते हंसते पागल हो जा रहा था। हाँ हाँ करेंगे भाई, करेंगे, जरूर करेंगे। गुदगुदी करना तो बंद करो पहले। अच्छा, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ, तब तक आप यही पर बदल लो। नव्या अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। यही बदल लो ना, मैं नहीं देखूंगा। अभिनव ने नशीली आंखों में मुस्कुराते हुए कहा। नव्या सोच में पड़ गई। तुम्हें मेरी नियत पर शक है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर शुरू हो जाओ। आप पीछे मुड़िए। खुराफाती हंसी हंसते हुए अभिनव मुड़कर खड़ा हो गया। नव्या जल्दी जल्दी गीले कपड़े उतारने लगी। अभी उसने शुरू ही किया था कि अभिनव वहीं से बोला, अब मेरे पैर में दर्द होने लगा है, मैं बेड पर आ रहा हूं। यह कहते हुए कंधे घुमाने लगा। बेचारी नव्या ने गीली साड़ी में ही खुद को समेट लिया था। अरे अरे, ये गलत है। चीटिंग कर रहे हैं आप। वहीं पर खड़े रहिए, आपको भोला बाबा की कसम। इतनी रात में भोले बाबा को क्यों परेशान कर रही हो? उनका भी तो अभी सोने का टाइम है। अभिनव ने कहा। मैंने कहा ना मुड़िएगा नहीं, और सूखा ब्लाउज खींचकर जैसे तैसे जल्दी जल्दी में गले में डाल लिया। अब घूम जाऊं? अभिनव ने मस्करी सूझ रही थी। समस्या क्या है आपका? जरा देर खड़ा नहीं रह सकते कुछ देर? मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं घूम रहा हूं। बड़े मुश्किल से जैसे तैसे नव्या कपड़े बदल पाई थी। आज के बाद आपका भरोसा नहीं करेंगे। गुसलखाने जाते तो आराम से तसल्ली से कपड़े बदल पाती। नव्या ने कहा, तुम्हें जल्दी कपड़े चेंज करना आता ही नहीं। रुको, मैं दिखाता हूं तुम्हें कपड़े फटाफट कैसे चेंज करते हैं। आंखें खोल कर देखना। अभिनव ट्रॉली बैग से अपने कपड़े निकाल लाया
उसने फटाफट शर्ट उतारी, सूखी टी शर्ट गले में डाल ली, फिर ट्राउजर उतारने लगा। हंसते हंसते नव्या ने नजरें नीचे झुका ली। लो अब तुम देखो भी नहीं, फिर कहना मत कि मैंने चीटिंग की है। नव्या बिस्तर से उठ पर एक साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज का सेट लेकर अभिनव के सामने रख दिया। जरा इसे भी इतने ही जल्दी पहनकर दिखाइए, नव्या ने कहा। अभिनव ने दांत में जेब दबा ली। यह सब सुनकर अब क्या ही करता बेचारा। तुमसे किसने कहा कि इतने भारी भरकम कपड़े पहनो और सोने के लिए? कुछ हल्का फुल्का पहन लिया करो। हमारे पास यही है, हमें यही अच्छा लगता है। कल बारात भी आनी है, जल्दी उठना है सुबह। अभिनव नव्या को अपनी गोद में खींचकर बैठा लेगा। और अब तो सुबह होने वाली है, थोड़ी देर और जग ही लेना। सो जाइए, कल पूरी रात जागना ही है। अरे वाह, कल हम क्या करने वाले हैं रात में? अरे रात में फेरे होंगे ना। अब सो जाइए, मुझे भी सोने दीजिए। अभिनव नव्या को गोद में खींचकर उसके गालों और होठों को चूम लिया। नव्या को जब यह एहसास हुआ तो सिहर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन की सुबह से घर का इंसान भागता हुआ नजर आ रहा था। देवा भी टेंट और कुर्सियां लगवाने का काम देख रहा था। नव्या की माँ और चाची हलवाई को खाने और बयाने का सामान की लिस्ट पकड़ाकर सारी चीजें समझा रही थी। नव्या सुबह से सारे मेहमानों के नाश्ते का इंतजाम में लगी हुई थी। सुबह करीब 9 बजे ही राघव, आरती और शिवा गांव में पहुंच गए थे। पंडित जी ने दौड़ते हुए आने में समधी के गले लग गई और राघव और पंडित जी को देखकर ऐसा लगता कि जैसे दोनों बहुत पुराने दोस्त हों। कोई बनावट, कोई दिखावट, कोई छल कपट नहीं। वो बड़े सम्मान के साथ सभी को घर मर लेकर आई। शिवा की निगाहें तो बस अपने भाई को ढूंढ रही थी। राघव और आरती अभी इस बात को अनजान थे, लेकिन अब जानने वाले थे। अभिनव थे तो दामाद बाबू, लेकिन आज बेटे की तरह शादी की भागदौड़ में जुटे हुए थे, जैसे उनकी सगी बहन की शादी हो। बिजली का काम और सजावट की जिम्मेदारी अभिनव ने ले ली और वो तार की ढेर सारी लच्छे लेकर इलेक्ट्रिशियन को कुछ समझाते हुए जैसे ही आंगन से निकला, राघव और आरती की नजर उस पर पड़ गई। वो दंग रह गए। राघव ने हैरानी में शिवा की तरफ देखा। शिवा ने हंसी रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन आखिर में हंसी फूट पड़ी। ये सब देखकर राघव सब समझ गए। वो उठकर धीरे से अभिनव के पीछे गए और पीछे से ही बोले, काफी एंजॉय कर रहे हो मुंबई में? अपने डैड की आवाज सुनकर अभिनव चौंक पड़ा। कल से लेकर आज तक की सारी बातें के बीच में वो भूल गया कि आज ही उसकी फैमिली को आना था और अब उसके पास बहाना बनाने का वक्त भी नहीं था। इससे पहले वो कुछ बोलता, शिवा पहले ही बोल पड़ा। भाई आप आ गए। एयरपोर्ट से गांव पहुंचने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मतलब? राघव ने पूछा। मतलब यह कि भाई आज सुबह ही तो गोवा से लौटे हैं। मुझे फोन किया था तो मैंने कह दिया कि आप सीधे गांव आ जाइए, हम सब वहीं पर मिलेंगे। शिवा ने बात बना दी, लेकिन अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, नहीं डैड, मैं बनारस से वापस आकर सीधा यहीं पर आ गया था। मुझे नव्या से बात करनी थी। शिवा ने उसे देखे जा रहा था। शिवा, राघव और आरती की अभिनव हैरानी देखे जा रहे थे। उनका बेटा कितना बदल गया था चंद दिनों में। अभिनव ने नव्या को वहीं पर खड़े खड़े आवाज दी, ए सुनती हो, मॉम डैड आ गए हैं। नव्या कमरे से सर पर पल्ला रखे हुए निकली और बहुत शालीनता से पल्ले का कोना हाथ में पकड़े हुए अपने सास ससुर के पैर छू लिए। आशीर्वाद की बारिश हो गई। आरती ने उसे उठाकर गले लगा लिया। बगल में खड़े अभिनव ने भी आगे बढ़कर अपने माता पिता के पैर छू लिए और नव्या के पास खड़ा हो गया। किसी को भी कुछ न कहने और सुनने की समझने की जरूरत नहीं थी। राघव और आरती अपने बेटे को एक साथ देखकर अब भावनाओं में बह गए थे। राघव की आंखें छलक आई। मन में जो एक चोर पंडित जी से नजर मिलाने का छिपाए बैठा था वो भाग चुका था। उनकी अंतरात्मा तक नव्या और अभिनव पर नछावर हो गई थी। राघव मुड़े और चल दिए, कहीं अपने बेटे से कहीं उन्हीं की नजर न लग जाए, और वो अब उनकी खुशियों के बीच जरा भी दखल नहीं देंगे। वो चलते हुए बाहर पंडित जी के पास चले गई और नव्या भी अपनी सास को अपनी माँ से मिलाने ले गई। अब बचे अभिनव और शिवा। शिवा दौड़कर अभिनव के गले में लटक गया और उसके गाल पर पप्पी ले ली। भैया, मेरे प्यारे प्यारे भैया। हट हट, चिपक कर मुझे नीचे उतर, और वो देख कोई तुझे घूर रहा है। आखिर कौन घूर रहा था शिवा को? अभिनव को किस करते हुए मानवी की शादी हो जाएगी आसानी से, या फिर उसकी शादी में आएगी बाधाएं? जानने के लिए जुड़े रहना हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो इसे अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस कहानी पर एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।